हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एयू स्टडी जोन। आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषताएं। सो कम लेट अस स्टार्ट द वीडियो। भारत में राजनीतिक चिंतन की परंपरा। भारत में राजनीतिक चिंतन की अपनी परंपरा रही है, जो पश्चिमी राजदर्शन की तुलना में निश्चित रूप से अधिक प्राचीन, समृद्ध और सुव्यवस्थित है। भारतीय विचारक तो इस परंपरा पर बल देते हैं। मैक्सी और गेटल जैसे पाश्चात्य और आधुनिक लेखक भी राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में प्राचीन भारत के योगदान को स्वीकार करते हैं। यहाँ ग्रामीण गणतंत्र से लेकर चंद्रगुप्त व अशोक के मौर्य साम्राज्य थे। ये साम्राज्य ब्रिटेन के वर्तमान साम्राज्य से अधिक विस्तृत थे और अपने काल में विश्व के महान राज्य थे। इनके मिस्र और यूनान के कूटनीतिक संबंध थे। वस्तुतः भारत में मनु से महात्मा गांधी तक राजनीतिक चिंतन और विचारधारा की एक अनवरत परंपरा मिलती है। महाभारत और कौटिल्य अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में इस विषय पर अनेक आचार्यों ने अनेक विशालकाय ग्रंथों और शास्त्रों का निर्माण किया था। महाभारत के शांति पर्व में राजशास्त्र का विवेचन करने वाले 7 आचार्यों का उल्लेख किया गया है। ये हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, काव्य, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, भारद्वाज तथा गौरीसारा। इसी प्रकार कौटिल्य ने अपने शास्त्र के 50 से अधिक बार अन्य राज्यों के मतों का उल्लेख किया है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं बौद्ध ग्रंथ, जैन साहित्य, पुराण, मनुस्मृति, रामायण, महाभारत, कौटिल्य अर्थशास्त्र, कामंडकीय नीतिशास्त्र, शुक्र नीतिशास्त्र तथा बृहस्पत्य सूत्र आदि। अब हम जानते हैं प्राचीन भारत में राजदर्शन के विविध नामों के बारे में। तो प्राचीन भारत में राजदर्शन के विभिन्न नाम प्रचलित हैं, जिनमें से 4 प्रमुख रूप से हैं: राजशास्त्र, दंड नीति, अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र। इसके प्रमुख नाम हैं। अब जानते हैं प्राचीन भारत में राजशास्त्र का महत्व। तो प्राचीन शास्त्रों में अनेक स्थानों पर राजशास्त्र की महिमा का बखान करते हुए इसे सर्वोपरि ज्ञान की संज्ञा दी गई है, अर्थात यह सभी ज्ञानों से ऊपर है। कौटिल्य के अनुसार अन्वीक्षिकी, त्रयोवार्ता और दंड नीति, इन 4 विद्याओं में दंड नीति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन तीनों विद्याओं का मूल दंड नीति में ही है और संपूर्ण सांसारिक जीवन दंड नीति पर ही आश्रित है। महाभारत में कहा गया है कि जिस प्रकार हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, उसी प्रकार राजशास्त्र में भी सभी शास्त्र आ जाते हैं। शुक्र नीति शास्त्र के अनुसार यह नीति शास्त्र सबको जीवन प्रदान करने वाला, लोक की स्थिति को बनाए रखने वाला, धर्म, अर्थ और श्रम का मूल तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। एक अन्य स्थान पर नीति शास्त्र को शरीर के लिए भोजन के समान ही आवश्यक बताया गया है। अब हम जानते हैं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की समान विशेषताएं, जिसमें प्रथम है राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग के रूप में। प्राचीन भारत में धर्म को सर्वोपरि सत्ता प्राप्त थी, अर्थात धर्म जो था सबसे ऊपर था। वस्तुतः इसके द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन धर्म के एक अंग के रूप में ही किया गया है। प्राचीन भारत में राज्य और शासन का सर्वप्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा गया और राजा को निर्देश दिया गया कि उसके द्वारा शत्रु से भी धर्म युद्ध किया जाना चाहिए, और केवल राजा ही नहीं वरन प्रजा को भी अपने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में सदैव ही धर्म के पालन का निर्देश दिया गया है। दूसरा है राज्य जो है नितांत आवश्यक और उपयोगी है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने इस बात का प्रतिपादक किया है। राज्य या शासक के अभाव में त्रिवर्ग अर्थात जीवन के 3 लक्ष्यों धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती।
तथा इसके संबंध में दो उदाहरण भी प्रस्तुत किए गए हैं। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद की स्थिति का जो वर्णन किया गया है वह अराजकता का भयावह उल्लेख ही है। साथ ही प्राचीन भारतीय मनुष्यों में ऐसे विचारकों का लगभग नितांत अभाव रहा है जिन्हें आज की शब्दावली में व्यक्तिगत या अराजकतावादी विचारक कहा जा सके। शुक्राचार्य तथा सोमदेव ने भी राज्य को नमस्कार किया है। सोमदेव ने अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखा है कि अर्थ धर्मार्थ फलाय राज्याय नमः, अर्थात प्रारंभ में राज्य को नमस्कार जो धर्म और अर्थ का वृक्ष है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य को कितनी महत्व दिया जाता था प्राचीन काल में। राज्य व शासन के लक्ष्यों के संबंध में एक मत था। इसके संबंध में सभी विद्वान का जो विचार है वह एक मत ही है। सभी विचारक मानते हैं कि राज्य का प्रथम कर्तव्य व्यक्तियों से उनके धर्म का पालन कराना है। धर्म में व्यक्ति का अपना धर्म, वर्ण आश्रम, धर्म और आश्रम सभी धर्म आ जाते हैं। यहाँ तक कि कौटिल्य ने लिखा है कि स्वधर्म का पालन स्वर्ग और मोक्ष देने वाला होता है। यदि स्वधर्म का उल्लंघन किया जाए तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी, समाज नष्ट हो जाएगा। अतः राजा का कर्तव्य है कि वह मनुष्यों को स्वधर्म का उल्लंघन न करने दे। वैसे ही महाभारत में स्वधर्म के सिद्धांत का विस्तार से प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि राजा का कर्तव्य है कि वह चारों धर्मों की रक्षा करे और अपनी शांति के आधार पर शक्तियों को धर्म विरुद्ध आचरण करने से रोके। वैसे ही मनुस्मृति, रामायण, कामंडक, नीति शास्त्र और शुक्र नीति सार में भी राज्य और शासन के ध्येय के संबंध में ऐसे ही विचार व्यक्त किए गए हैं। भारतीय विचारकों की समन्वयात्मक प्रवृत्ति। भारतीय राजदर्शन की एक प्रमुख विशेषता उसकी समन्वयात्मक प्रवृत्ति है। भारतीय विचारकों की चेष्टा यह रही है कि सभी स्थितियों और विचारों को समन्वयात्मक दृष्टि से देखा जाए। सर्वप्रथम लौकिक और परलौकिक तत्वों का समन्वय करते हुए राज्य का लक्ष्य बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की दृष्टि में धर्म और अर्थ तथा काम और मोक्ष में परस्पर विरोध नहीं वरन ये पूरक हैं। सामान्य काल में राजा द्वारा धन संग्रह पर कुछ प्रतिबंध लगाते हुए भी आपत्ति काल में राजा को किसी भी प्रकार का धन संग्रह करने की अनुमति दी गई है। इसी प्रकार मृत्यु की संभावना या संवर्धन का विनाश होने की स्थिति में झूठ बोलने की अनुमति दी गई है तथा 3 दिन से भूखे होने पर चोरी को भी पाप नहीं माना गया है। सामान्य बुद्धि राजदर्शन के इन सिद्धांतों में परस्पर विरोध खोज सकती है, किंतु वस्तुतः ये विचार परस्पर विरोध के स्थान पर समन्वयात्मक प्रवृत्ति का ही परिचय देते। मानव में असुरी प्रवृत्तियों की प्रबलता। इस संबंध में भारतीय विचारक मनुष्यों को स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, दुष्ट, झगड़ा करने वाला और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का अपहरण करने वाला मानते हैं। मनु लिखते हैं कि निर्दोष और शुद्ध आचरण करने वाला व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलता है। मनु और कामंडक आदि के ये विचार पश्चिमी जगत से सेनेका, अगस्टाइन और हाब्स के विचारों से मिलते जुलते हैं, जिनमें मनुष्य को स्वभावतः ही दुष्ट प्रकृति का बताया गया है। दंड शक्ति। दंड के अभाव में सर्वत्र अंधकार छा जाता है। सब लोग एक दूसरे की हिंसा करने लगते हैं। मनुष्य एक दूसरे पर वैसे ही झपटने लगते हैं जैसे कुत्ते मांस पर झपटते हैं और किसी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रहती। मनुस्मृति में भी इस दंड की महिमा का बखान किया गया है। इसलिए स्वयं ईश्वर ने दंड की सृष्टि की और इसका प्रयोग करने के लिए राजा की व्यवस्था की है। वैसे ही कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में लिखते हैं कि स्वामी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दंड न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही कम। राजा को अत्यधिक ऊंचा स्थान। अनेक विचारकों ने राजा को ही राज्य का सार माना है। कौटिल्य राजा और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं करते।
और कालिदास भी लिखते हैं कि इस विश्व के प्रशासन का जुआ स्वयं सृष्टिकर्ता ने राजा के कंधों पर रखा है, अर्थात राज्य की समस्त श्रेष्ठताओं और कमियों के लिए राजा को ही उत्तरदायी माना गया है। भारतीय राजदर्शन की यथार्थवादिता। भारतीय राजदर्शन में राजनीतिक एवं राज्य व्यवस्था का व्यवहारिक एवं यथार्थवादी विवेचन है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही भारतीय राजदर्शन में आदर्श राज्य संबंधी काल्पनिक रचनाओं का सर्वथा अभाव है। प्लेटो, रिपब्लिक और सर थॉमस मूर की यूटोपिया जैसे ग्रंथ भारतीय राजदर्शन में किसी ने नहीं लिखे हैं। ओके।